हमारा आज का लेक्चर अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के ऊपर होगा। हमने इससे पहले एक एल्गोरिथम मिनीमैक्स देखा जिसके अंदर हमने गेम ट्री के अंदर दो लेवल्स बना दिए, एक मैक्स प्लेयर के लिए और दूसरा मिन प्लेयर के लिए, और हमने डेप्थ सर्च वाइज इस पूरे ट्री को अपनी फेवरेबल पोजीशंस के लिए सर्च किया। अब हम देखेंगे कि क्या हमें तमाम ब्रांचेस को सर्च करने की ज़रूरत है। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग हमें मदद देता है कि हम ऐसी तमाम स्टेट्स को प्रून यानी उनकी काट छांट कर दें जो हमारे फेवरेबल नहीं है। एक ऐसी पोजीशन जिसका हमें आगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों ना हम उसको उस पूरी ब्रांच को विज़िट ही ना करें, उस नोड को विज़िट ही ना करें। तो इस तरह से हम अपने सर्च एल्गोरिथम को मज़ीद फास्ट बना सकते हैं। और अगर हमें पता हो कि ये ट्री की ये वाली ब्रांच हमें हमेशा एक बैड पोजीशन में ले जाएगी या हमारे अपोनेंट को वो एज दे देगी, तो हम उस ब्रांच को सर्च ही ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल टिक टैक टू के केस के अंदर अगर हम कुछ देर के लिए इन स्कोर्स को अगर हम इग्नोर कर दें और इस दरमियान वाली इस सब ट्री को देखें, तो हमें पता ये लगता है कि अगर हम अपनी वो ह्यूरिस्टिक जिसके ऊपर हम विनिंग लाइंस की कैलकुलेशन कर रहे थे, यानी एक पोजीशन के ऊपर, एक गिवन पोजीशन के ऊपर एक्स के कितने चांसेस हैं वो लाइन ड्रा करने के, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, यानी किसी कॉलम में, किसी रो में या किसी डायगोनल के ऊपर, हम उसकी काउंटिंग कर रहे थे। और उन काउंटिंग में हम दो प्लेयर्स यानी मैक्स माइनस मिन या क्रॉस माइनस नॉट्स, इन दोनों का स्कोर सब्ट्रैक्ट करके हम एक ह्यूरिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। तो हम देखें कि अगर हम अपने इस पूरे सब ट्री के अंदर जितने भी स्कोर्स देखें तो कहीं भी वो हमें पॉजिटिव नहीं मिल रहे, वो तमाम के तमाम नेगेटिव हैं। यानी अगर हम अपने स्टार्ट पोजीशन से एक्स को इधर ऑक्यूपाई करवाएं, तो हमारे पास इन 5 पोजीशंस के अंदर कहीं भी ह्यूरिस्टिक प्लस नहीं हो रही, यानी हमारे जीतने के चांसेस या हमारे उन विनिंग लाइंस को क्लेम करने के चांसेस नेगेटिव हैं या ज़ीरो हैं। यानी या तो ये गेम फर्दर जाके ड्रा हम एट बेस्ट कर सकते हैं, या इसके अंदर हमारा नॉट जो है वो हमसे जीत जाएगा। तो हमें आखिर क्या ज़रूरत है कि हम इन सारी ब्रांचेस को विज़िट करें। अगर हमें किसी तरह इस नोड के स्टार्ट में ही पता लग जाए कि अगर हम यहाँ मूव करेंगे और फ्यूचर के अंदर हमें कोई फेवरेबल पोजीशन नहीं मिल रही, तो क्यों ना हम इस पूरी की पूरी ब्रांच को ही हम प्रून कर दें, यानी हम इसकी काट छांट कर दें। अब हम अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास ये एक गेम ट्री है जिसके अंदर दो प्लेयर यानी मैक्स और मिन, ये दो प्लेयर एक के बाद एक मूव चलेंगे। इस एल्गोरिथम में और मिनीमैक्स एल्गोरिथम के अंदर फ़र्क सिर्फ इन दो पैरामीटर्स अल्फ़ा और बीटा, इन दो पैरामीटर्स का फ़र्क है। अल्फ़ा को हम माइनस इन्फिनिटी जबकि बीटा को हम प्लस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं। और साथ में हम एक कंडीशन जो है वो चेक करते हैं कि क्या अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू बीटा है। अगर तो है तो फिर हमें फर्दर ट्री को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रून करेंगे, यानी हम अपने ट्री की काट छांट कर देंगे अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब इस केस में चूँकि अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा नहीं है, यानी माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी नहीं है, सो हम अपने ट्री के लेफ़्ट सब चाइल्ड की तरफ या लेफ़्ट सब ट्री की तरफ जाएंगे। अब याद रहे कि अब जब हम एक रूट से उसके सब चाइल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो हम अल्फ़ा और बीटा की ये वाली वैल्यूज़ जो कि रूट पे मौजूद हैं वो हम पास कर देंगे अपने अगले चाइल्ड को। ये एल्गोरिथम रिकर्सिव है, इस वजह से जब ये रिकरियन हो रही होगी, जब रूट के ऊपर हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, तो अल्फ़ा और बीटा की लोकल कॉपीज़ मेंटेन हो रही होंगी और उनकी एक फर्दर कॉपी जो है वो उनके चाइल्ड की तरफ चली जाएगी। इस केस में अभी अल्फ़ा और बीटा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हैं, सो ये दोनों वैल्यूज़ अगले नोड को पास हो जाएंगी। अब इस नोड के ऊपर हम आकर दोबारा वो कंडीशन चेक करेंगे, क्या अल्फ़ा ग्रेटर दैन और इक्वल टू बीटा है। इस सूरत में भी ये कंडीशन फॉल्स होगी और हमें फर्दर नीचे जाना पड़ेगा। अब जैसे ही हम अगली कॉल करेंगे तो हम यही अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को आगे पास कर देंगे और फिर दोबारा हम अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा की कंडीशन चेक करेंगे जो कि अभी हमें फॉल्स मिलेगी।
तो हम एक लेवल और नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर हम जब दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे तो हमें फिर दोबारा अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट लेवल के ऊपर टर्मिनल नोड्स यानी इसके लीव्स आ रहे हैं। तो जैसे ही ये अपने से अगले लेवल के ऊपर नोड को जब कॉल करेगा तो वहाँ पर लीफ नोड होंगे, तो हमें एक वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न होगी। इस एग्जांपल के अंदर फ़र्ज़ कर लें कि ये यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर टिक टैक टू गेम है तो इसके अंदर कोई और यूटिलिटी वैल्यू आ सकती है। अगर ये चेस है तो इसके अंदर कुछ और आ सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू 10 है। अब ये 10 की वैल्यू वापस होगी अपने पेरेंट नोड को, जो कि इस सूरत में मिन है जिसने इसको कॉल किया था। अब इस 10 की वैल्यू को मिन ने किस पैरामीटर को मॉडिफाई करना है, अल्फ़ा को या बीटा को? इस एल्गोरिथम में जब हम रूट से चले थे तो हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ ये जो अल्फ़ा और बीटा की थी इनको पास करते चले जा रहे थे। लेकिन अब हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ के लीफ नोड आ गए हैं हमारे पास, तो अब हम लीफ नोड की वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे उससे इमीडिएट जो ऊपर लेवल है। इस सूरत में ये मिन का लेवल है। मिन ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और फिर बीटा वाली वैल्यू को ये वैल्यू असाइन कर देगा। अब याद रहे कि अल्फ़ा पैरामीटर हमेशा मैक्स लेवल पे मॉडिफाई हुआ करेगा, जबकि बीटा वाला पैरामीटर हमेशा मिन वाले वैल्यू लेवल के ऊपर मॉडिफाई हुआ करेगा। इस एग्जांपल के अंदर अब हम चूंकि मिन लेवल के ऊपर खड़े हैं तो हम अपने बीटा के पैरामीटर को मॉडिफाई करेंगे। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे हम करेंगे? हम बीटा के अंदर मौजूद पहले से जो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है और ये जो अभी हमारे पास 10 वैल्यू आई है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इनमें से जो सबसे स्मॉल होगी इन दोनों वैल्यूज़ में से, वो वाली वैल्यू हम बीटा को असाइन कर दें। तो बीटा के अंदर अभी प्लस इन्फिनिटी है और हमारे पास इस लीफ ने हमें 10 रिटर्न किया है। तो अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी और 10 में से जो छोटी वैल्यू है वो ये डेफिनेटली 10 है। तो अब बीटा की वैल्यू 10 हो जाएगी और इस वैल्यू को 10 जब हमने मॉडिफाई कर दिया तो अब हम दोबारा वो कंडीशन चेक करेंगे क्या अब अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा है। इस केस में माइनस इन्फिनिटी प्लस 10 से काफ़ी छोटा है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी और हमें मजबूरन इसका दूसरा चाइल्ड भी देखना पड़ेगा। सो एक और रिकर्सिव कॉल होगी जो कि इस लीफ से इसकी वैल्यू को वापस मिन वाले लेवल के ऊपर लेके आएगी। अब जब ये वैल्यू 11 की रिटर्न होगी तो अब हमने यहाँ पर बीटा का पैरामीटर देखना है, क्या हम इसको दोबारा मॉडिफाई करें? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 और 10 इन दोनों में से छोटा कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा 10 है जो कि ऑलरेडी बीटा के पास है। तो हम बीटा की वैल्यू को अब दोबारा मॉडिफाई नहीं करेंगे और जैसे ही ये वाला नोड अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो ये अपनी इस वैल्यू को जो कि 10 है इसको अपने पेरेंट नोड को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से वापस 10 जो है वो ऊपर वाले लेवल के पास चला जाएगा। अब ये चूँकि मैक्स का लेवल है तो मैक्स इस जो अभी इसको वैल्यू 10 आई है, अब इसको वो किसको असाइन करेगा, अल्फ़ा या बीटा को? तो हमने कहा कि मैक्स हमेशा अल्फ़ा को मॉडिफाई किया करेगा और मिन हमेशा बीटा वाले लेवल को मॉडिफाई किया करेगा। तो अब इस लेवल पे अगर आप देखें तो आपको दोबारा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब रिकरियन होगी तो जो हमने अभी ट्री के नीचे वाले सारे नोड्स को देखा है, ये जो नीचे वाले नोड हैं ये सारे जैसी रिकरियन ख़त्म होगी ये सब मेमोरी से मिटा दिए जाएंगे। तो जब इनकी सिर्फ 10 की वैल्यू वापस होगी तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ ये वाली वापस नहीं होगी, सिर्फ ये वाली नोड की वैल्यू जो हमने फाइनल की है ये वापस होगी। तो ये 10 जब जाएगा तो अल्फ़ा और बीटा दोबारा से वैसे ही लोकल स्टोर होंगे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के ऊपर। तो अब अगर आप देखें तो 10 जो है इसको अब हमने अल्फ़ा के अंदर स्टोर करवाना है। हम दोबारा कंपैरिजन करेंगे क्या अल्फ़ा के अंदर पड़ी हुई वैल्यू और ये जो अभी हमारे पास आई है इनमें से अब मैक्सिमम कौन सी है। इससे पहले हम निचले लेवल के ऊपर बीटा को साइन करते हुए मिनिमम का कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन अब हम मैक्स वाले लेवल के ऊपर इन दोनों वैल्यू में से मैक्स का जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम अल्फ़ा को असाइन करवाएंगे। तो अब आपको इन दोनों को ये जो हमारे अल्फ़ा और बीटा पैरामीटर्स हैं इनको हमने माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से जो इनिशलाइज करवाया था उसकी शायद लॉजिक भी समझ आ जाए। ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि रूट के बाद जब हम नीचे जाएं तो हमारे लिए मॉडिफिकेशन आसान हो। तो इस केस में
क्योंकि हमारे पास 10 है, इसको जब हम कंपैरिजन माइनस इन्फिनिटी से करेंगे तो डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर है और 10 उससे काफ़ी बड़ा नंबर है, तो हम इस बड़े वाले नंबर को अल्फ़ा को असाइन करवा देंगे। तो ये हमने अल्फ़ा को इसकी वैल्यू 10 असाइन करवा दी और बीटा को हमने मॉडिफाई नहीं किया क्योंकि इस वक्त हम मैक्स लेवल पे हैं और मैक्स सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा को मॉडिफाई कर सकता है। अब हम दोबारा वो कंडीशन चेक करेंगे कि क्या अभी जो हमने मॉडिफिकेशन की है इसके नतीजे में अल्फ़ा ग्रेटर दैन और इक्वल टू बीटा तो नहीं हो गया। तो हम देखते हैं कि 10 इज़ मच मच स्मॉलर देन प्लस इन्फिनिटी। सो हम अपने अगली जो चाइल्ड हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इस केस में अब आप देखें तो अब हम जब हम ट्री के नीचे जाते हैं तो हम अपनी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को नीचे पास करते हैं, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर आते हैं तो हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं बल्कि नोड के अंदर मौजूद वैल्यू उसको पास करते हैं। तो अब हम चूँकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हम इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को निचले नोड को पास कर देंगे। अब ये नोड दोबारा अपना वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या मुझे फर्दर जाने की ज़रूरत है नीचे। तो इस कंडीशन में दोबारा हमें ये कंडीशन फॉल्स होगी जिसकी वजह से हमें ये दोबारा नीचे जाना पड़ेगा। और चलते चलते जब हम अपने लीफ नोड के पास पहुँचेंगे तो लीफ नोड हमें 9 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब हम इस लेवल के ऊपर कौन सा पैरामीटर मॉडिफाई करेंगे, अल्फ़ा या बीटा? तो अब हम चूँकि मिन के ऊपर हैं तो हम अपने बीटा वाले पैरामीटर को मॉडिफाई करेंगे। हम कंपैरिजन करेंगे कि इसके अंदर मौजूद जो पहले से वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी और 9, इन दोनों में से छोटी कौन सी है। तो 9 हमारी छोटी है तो हम बीटा को 9 की वैल्यू असाइन करवा देंगे। उसके बाद हम दोबारा वो कंपैरिजन करेंगे और ये कंपैरिजन अब ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा में 10 है और बीटा में 9 है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब हम इस चाइल्ड को विज़िट नहीं करेंगे, तो हम इस ब्रांच को प्रून यानी हमें ज़रूरत नहीं है इस ब्रांच में जाने की, हम इसको इसकी काट छांट कर देंगे। अब ये जो वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस वक्त जो नोड के अंदर 9 है इसी को हम वापस ऊपर रिटर्न कर देंगे। अब जब ये 9 की वैल्यू रिटर्न होगी तो मैक्स ने अल्फ़ा और बीटा में से अल्फ़ा वाले पैरामीटर को मॉडिफाई करना है। वो देखेगा कि जो वैल्यू मुझे अभी वापस हो रही है 9 और जो मेरे पास ऑलरेडी है 10, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है। तो मैक्सिमम ऑलरेडी उसके पास है, सो वो इस वैल्यू को इग्नोर कर देगा और इस 10 को अपने से एक लेवल ऊपर अपने पेरेंट को वापस कर देगा। तो यहाँ पर इस नोड के अंदर ये 10 की वैल्यू निचले लेवल से रिटर्न हो चुकी होगी। अब आप इस लेवल पे खड़े होकर कौन से पैरामीटर को मॉडिफाई करेंगे? आप बीटा वाले पैरामीटर को करेंगे। तो बीटा वाले पैरामीटर को मॉडिफाई करने का तरीकाकार क्या है कि आप पहले से इसमें मौजूद वैल्यू का कंपैरिजन इस नई वैल्यू से करते हैं और इनमें से जो मिनिमम है वो बीटा को असाइन कर देते हैं। तो अब हमने 10 को असाइन बीटा को कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है और 10 उससे काफ़ी छोटा है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 10 की वैल्यू स्मॉल है, तो हम बीटा को 10 असाइन कर देंगे। जैसे ही हमने ये असाइन किया हम फिर दोबारा चेक करेंगे क्या ये कंडीशन ट्रू तो नहीं है। इस सूरत में ये ट्रू नहीं है तो हम फर्दर अपनी ट्री की दूसरी ब्रांच में जाएंगे और जाते हुए हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो पास कर देंगे, क्योंकि अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब जब हमने वैल्यूज़ को पास किया तो हम दोबारा कंपैरिजन करेंगे क्या हमें फ़र्दर नीचे जाने की ज़रूरत है। इस सूरत में हमें जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हम फर्दर नीचे जाएंगे और ये वैल्यूज़ पास करेंगे, दोबारा चेक करेंगे और फिर यहाँ तक कि हम अपने एक लीफ नोड पे चले जाएंगे। उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस एग्जाम्पल के अंदर फ़र्ज़ करें उसके अंदर 14 है। तो जब 14 रिटर्न होगा तो अब मिन वाले ने कौन से पैरामीटर को इस लेवल पे मॉडिफाई करना है? उसने बीटा वाले पैरामीटर को मॉडिफाई करना है। तो 10 और 14 दोनों में से स्मॉलर कौन है? वो 10 है जो कि उसके पास ऑलरेडी है, सो वो इस 14 को इग्नोर कर देगा और बीटा की वैल्यू को 10 ही रहने देगा। अब हम दोबारा अपने अल्फ़ा और बीटा के पैरामीटर्स की वैल्यू के ऊपर ये कंडीशन चेक करेंगे और फिर हम अपने दूसरे चाइल्ड नोड को विजिट करेंगे। यहाँ से हमें 15 वापस मिलेगा। उसके ऊपर दोबारा उसको चॉइस करनी है कि बीटा के अंदर क्या वो मॉडिफिकेशन करे या ना करे। तो इस सूरत में वो मॉडिफिकेशन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 10 जो वैल्यू पड़ी है वो स्मॉल है 15 से। तो अब उसके पास जो इस वक्त वैल्यू करंट नोड में पड़ी हुई है वो इन दोनों चाइल्ड का मिनिमम ऑलरेडी हमने 14 इसमें पिछले स्टेप पे रखवा लिया था। अब ये वाली 14 की वैल्यू इससे एक नोड ऊपर वापस हो जाएगी।
अब वहाँ पर अब कौन सा पैरामीटर मॉडिफाई होगा, उसके अंदर मैक्स वाला पैरामीटर मॉडिफाई होगा। तो मैक्स के अंदर -∞ और 14 में से सबसे बड़ा नंबर वो 14 है इस सूरत में, वो रखा जाएगा और उसके बाद कंडीशन को दोबारा चेक किया जाएगा। इस सूरत में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, यानी 14 इज़ ग्रेटर देन 10। तो कंडीशन ट्रू होगी और हम अब नीचे वाला जो ब्रांच है उसको विजिट नहीं करेंगे, हम इसको प्रून कर देंगे कि अब हमें ज़रूरत नहीं है और हम इसी 14 को रिटर्न कर देंगे ऊपर वाले लेवल के ऊपर। यहाँ पे चूँकि मिन की बारी है तो मिन देखेगा कि जो मेरे पास 14 आ रहा है, क्या मैं उसको अपने बीटा के अंदर पड़ी वैल्यू के साथ कंपेयर करूँ तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? तो 10 इज़ ऑलरेडी स्मॉलर देन 14, तो बीटा इसको मॉडिफाई नहीं करेगा और वो 10 ही रहने देगा और ये 14 जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब जब हम इस लेवल से वापस ऊपर जाएंगे तो हम ये 10 वाली वैल्यू जो इन दोनों नोड्स की जो मिनिमम वैल्यू थी उसको वापस कर रहे हैं ऊपर। अब जब हम इधर वापस आएंगे तो हमें अब एक अल्फ़ा या बीटा में से किसी एक पैरामीटर को मॉडिफाई करना है। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा को मॉडिफाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि -∞ इज़ मच लेस देन 10, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए -∞ और +10 में से जो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 10 है उसे अल्फ़ा को असाइन करेंगे और साथ ही वो कंडीशन अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा वाली चेक करेंगे, जो कि इस सूरत में भी फॉल्स होगी तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाते हुए हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पास करते चले जाएंगे, वहाँ जाके दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, फिर दोबारा नीचे पास करेंगे इन पैरामीटर्स को और ये करते चले जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास लीफ नोड नहीं आ जाता। जैसे ही लीफ नोड आएगा वो हमें अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम इस 5 को कहाँ रखवाएं, अल्फ़ा में या बीटा में? तो चूँकि लेवल हमारे पास ये मिन का है तो हम यहाँ पर बीटा के अंदर इसको रखवा देंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या ये कंडीशन ट्रू है। वो ट्रू नहीं है तो फिर हमें इसका, बल्कि सॉरी वो ट्रू है, यहाँ पर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, यानी अल्फ़ा के अंदर 10 आ चुका है और बीटा के अंदर अभी हमने 5 रखा है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5। सो हम इस ब्रांच को भी विजिट नहीं करेंगे और हम इस 5 को ऊपर वापस कर देंगे। अब ये 5 चूँकि मैक्स की बारी है तो मैक्स कंपेयर करेगा क्या 10 और 5 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो ऑलरेडी उसके पास 5 मौजूद है तो वो मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। यहाँ पर हम फिर दोबारा कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन फॉल्स होने की शक्ल में हम नीचे अगले लेवल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हम दोबारा कॉल करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे और फिर रूट से हम लीफ नोड पे हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी होगी उसको हम वापस ऊपर वाले लेवल को रिटर्न करेंगे और इस 4 को हम मिन के अंदर, यानी मिन के पैरामीटर बीटा के अंदर हम रखवाएंगे। यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन ट्रू हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 4, तो हम इस निचली ब्रांच को प्रून कर देंगे और इस 4 को जो कि हमारे पास अभी हमारे पास आया है इसको हम ऊपर वाले लेवल को रिटर्न कर देंगे। अब जब हम 4 को रिटर्न करेंगे तो वो ऊपर वाला लेवल मैक्स का है, तो मैक्स के अंदर ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ है और उसको जब ये 4 मिलेगा तो वो कहेगा कि मेरे पास ऑलरेडी बड़ा है 10 पड़ा हुआ है, तो वो इस 4 को इग्नोर कर देगा और इस 5 को वो अपने से ऊपर वाले नोड को रिटर्न कर देगा। अब अगर आप वैसे भी इस एल्गोरिथम की वर्किंग को देखें तो आपको पता लगेगा कि ये मिन मैक्स एल्गोरिथम ही है। अगर आप देखें कि आपके पास ही 10 और 11 में से मिनिमम 10 है, इधर 9 और दूसरे नोड को तो आपने विजिट ही नहीं किया तो ये 9 आया, लेकिन इससे एक ऊपर लेवल मैक्स की बारी थी तो आपने 10 और 9 में से मैक्सिमम को लिया, तो अल्टीमेटली आपके यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस केस में जो अभी हम देख रहे हैं 5 और 4 वाला, तो यहाँ पे 5 आ चुका हुआ है और ये वाली ब्रांच हमने अभी रिसेंटली प्रूव की है। तो अब हम देखते हैं कि जब 5 रिटर्न होगा अपने से ऊपर तो उधर कौन से वाला पैरामीटर मॉडिफाई होगा, उधर मिन वाला यानी बीटा वाला पैरामीटर मॉडिफाई होगा। तो बीटा की मॉडिफिकेशन के बाद फिर कंडीशन जब दोबारा चेक होगी तो अब 10 इज़ ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू है तो अब हम प्रूव कर देंगे। हम अपना ये पूरे का पूरा जो राइट सब ट्री है इस पूरे के पूरे को प्रूव कर देंगे, यानी अब हमें इनको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इस 5 को ही वापस करेंगे जब अपने नोड को, रूट नोड को जो कि मैक्स का है, तो वो देखेगा कि उसके पास ऑलरेडी 10 है और ये जो 5 उसके पास आ रहा है ये स्मॉलर है, तो इस 5 को डिस्कार्ड करेगा और अल्फ़ा को 10 ही रखेगा। तो अब जब ये सारा कुछ हो चुका होगा तो उसके पास
मैक्स प्लेयर के पास सब मूव्स का रिकॉर्ड आ चुका होगा कि अगर वो इन दोनों ब्रांचेस में से जो कि बिल्कुल गेम के स्टार्ट में थी 10 और 5, वो ऐसी कौन सी ब्रांच में जाके मूव करे तो डेफिनेटली उसने अपने आप को मैक्सिमाइज़ करना है, तो वो इन दोनों ब्रांचेस में से जो मैक्सिमम वैल्यू 10 है वो इस वाली मूव को प्रेफर करेगा। तो गेम के अंदर वो इस मैक्स मूव के ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद वो इस वाली तरफ वाली मूव चलेगा, क्योंकि उसको इसमें यहाँ से मैक्स स्कोर मिल रहा है। अब अगर आप अल्फ़ा और बीटा की जो कंडीशन स्टार्ट में हमने देखी थी, अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करें तो आपको समझ आ चुकी होगी कि अल्फ़ा हमेशा मैक्स के पास है तो मैक्स अपने इस अल्फ़ा को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेगा, और बीटा जो है वो मिन के पास है तो बीटा को वो मिनिमम करने की कोशिश करेगा। और जहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से ग्रेटर मिल जाएगी, इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी विनिंग पोजीशन के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये जीरो सम गेम है। एक खिलाड़ी कोशिश करेगा कि मेरा स्कोर मैक्सिमम हो, दूसरा उसको मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो अल्फ़ा को जहाँ पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी बीटा से, उसको ज़रूरत ही नहीं है उस ब्रांच में जाके सर्च करने की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको कोई इतना गेन नहीं हो रहा होगा। जैसे इस ब्रांच के अंदर अगर आप देखें तो उसको ऑलरेडी इस 10 वाला उसने कैलकुलेशन कर ली थी कि मुझे 10 यहाँ से मिल रहा है, तो इस 9 के बाद ऑनवर्ड कुछ भी आएगा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो इससे आगे विजिट ही नहीं करता। इसी तरह इस वाले नोड को देखें तो उसको 14 मिल चुका है, जो कि 14 उसके बाद उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो आगे किसी चीज़ को देखे। अब इससे आगे आप देखते जाएं, चलते रहें, तो यहाँ पर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखें यहाँ अगर आप लेवल पे लेवल कंपैरिजन करें तो इस नोड पे जाते हुए उसको 10 का फ़ायदा है और इधर जाते हुए उसको सिर्फ 5 का फ़ायदा है। तो इसका मतलब है कि इस ब्रांच के अंदर आपका जो अपोनेंट है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो आप इस मूव को चलेंगे ही नहीं, बल्कि आप उस मूव को लेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब अगर आप इस ओरिजिनल गेम ट्री को जो इसके एग्जाम्पल के बिल्कुल स्टार्ट में था उसको अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली 31 नोड्स थे इस पूरे ट्री के अंदर जो आपको विजिट करने थे। लेकिन प्रूनिंग के बाद अब आप देखें कि आपके पास काफ़ी सारे नोड्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं, जिनको आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास अब कितने नोड्स बाकी बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब हमने 31 की बजाय जस्ट 18 नोड्स को एक्सप्लोर किया है। अब डेफिनेटली ये मिन मैक्स एल्गोरिथम की निस्बत फास्ट है। क्यों? क्योंकि हमने पूरे गेम ट्री की बजाय हमने जस्ट उसका हाफ कंपैरिजन, रफली हाफ को हमने कंसीडर किया, तो हमें कम टाइम में हम ज़्यादा डेप्थ तक जाके सर्च कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि कुछ जगहों पर जस्ट एक नोड जो है वो प्रून हुआ है, कुछ जगहों पर एक पोर्शन जो है वो इस ट्री का एक राइट सब ट्री जो है उसका जो 2 नोड्स थे इसके वो प्रून हुए, और इस तरफ पूरे का पूरा राइट सब ट्री ही हमने प्रून कर दिया है। तो ये टेक्निक काफ़ी अच्छा काम करती है अगर आपके ये लीफ नोड्स जो हैं इनके अंदर आपको अच्छी वैल्यू स्टार्ट में ही मिलना शुरू हो जाएं। यानी आपको यहाँ स्टार्ट में 10 और 11 मिले, उसके बाद जैसे ही 9 मिला आपने उसको प्रून कर दिया, फिर 14 15 दोबारा मिल गए। तो अगर आपको गेम के स्टार्ट में ही अच्छी वैल्यूज़ मिल जाती हैं जो मैक्सिमम प्लेयर के लिए अच्छी हैं, तो फिर तो आपको ये टेक्निक काफ़ी फ़ायदा देगी। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से होता कि यहाँ पे शुरू में स्मॉल वैल्यूज़ आ रही होती और बिल्कुल आखिर में जाके बड़ी वैल्यूज़ आती, तो फिर आपको ये पूरे का पूरा ट्री सर्च करना पड़ना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिनीमैक्स एल्गोरिथम करता है। तो उस सूरत में ये हमें कोई फ़ायदा ना देता। तो ये जो ऑर्डरिंग है इसके लीफ नोड्स की, जो इनके ऊपर ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ या यूटिलिटी वैल्यूज़, इस केस में यूटिलिटी वैल्यूज़ होंगी। क्यों? क्योंकि हम इस वक्त लीफ नोड्स के ऊपर हैं। तो यूटिलिटी वैल्यूज़ जो हैं उनका ऑर्डर का काफ़ी दारोमदार है इस एल्गोरिथम के सक्सेसफुल होने में। तो ये था हमारा अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम। इसको अगर हम क्विकली अगर रिव्यू करें तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स अल्फ़ा और बीटा हैं। ये दोनों ये जब एल्गोरिथम स्टार्ट होगा तो अल्फ़ा जो है वो मैक्सिमम के पास होगा और बीटा जो है वो मिनिमम के ऊपर होगा, मिनिमम के पास होगा। तो मैक्सिमम जब अपने लेवल पे होगा तो वो हमेशा वैल्यूज़ जो उसको मिल रही होंगी नीचे से वो उनको अल्फ़ा में रखेगा, जबकि जो मिन वाला है वो अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो बीटा वाले पैरामीटर के अंदर रखेगा। और जैसे ही ये वो मॉडिफिकेशन करेगा उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा क्या अल्फ़ा ग्रेटर दैन और इक्वल टू बीटा है। अगर तो है तो वो प्रून कर देगा, अदरवाइज वो फिर फर्दर डीप डाउन जाके सर्चिंग करके आएगा। तो आप इस एनिमेशन को, इस एग्जाम्पल को दोबारा चलाएं और वेरीफाई करें कि क्या आप इस एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। ये जस्ट मिनीमैक्स एल्गोरिथम ही की तरह है और सिर्फ अल्फ़ा और बीटा का इजाफा किया गया है।